अच्छा गरिमा, सॉरी। सबसे पहले तो देश के तमाम नागरिकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो डिबेट का मुद्दा है, मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। एक तरफ आप थराली की आपदा पर सवाल खड़ी कर रही हो और दूसरा पंचायतों पर जो बवाल मचा है, इसको लेकर आज ये डिबेट हो रही है। और जनता देख रही है कि मात्र अभी 9-10 दिन भी नहीं हुए आपदा को गए हुए, वहां पर 40 से 50 फुट का मलबा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इन इक्विपमेंट से बड़े बड़े बोल्डर हटा पाना मुश्किल है। जो जान मलबे के नीचे दबी हैं उन्हें निकालने में कठिनाई हो रही है। डॉग स्क्वाड बता रहा है, चिन्हित कर रहा है कुछ जगहों को, मगर पत्थर नहीं हटाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसी उत्तरकाशी में खरीद फरोख्त के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और आपदा पीड़ितों को 5-5 हजार के जब चेक बटे तो बवाल कटा। ये मैं सत्ताओं में सवाल भाजपा का नहीं है, सवाल है जो चुनाव जीत के आए, चरित्र उनका कैसा है कि वो बिकने के लिए मंडी की तरह तैयार रहे, जो ज्यादा बोली लगाए वो उसकी तरफ जाए। शर्मसार करने वाली बात है, निर्दलीय करीबन 7-8 जो है भाजपा का दामन थाम गए। वो व्यक्ति जिनके ऊपर कई करोड़ के घोटाले थे और भाजपा का एक एक नेता उन्हें जेल डालने की बात करता था, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये चरित्र लोक में बहुत ज्यादा घातक है, जनता देख भी रही है। दूसरी ओर नैनीताल का मामला, अगर इसमें हाई कोर्ट संज्ञान न लेता तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मैनेज कर लिया था। और जिस तरीके से एसएसपी झूठ पर झूठ जज के सामने बोल रहे थे, जज का इतना ही कहना नौकरी प्यारी नहीं है, ये बताता है कि कितनी ब्लंडर करी एक एसएसपी के द्वारा। सत्ता के दबाव में आप इस कदर झूठ सब एफिडेविट दोगे, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर जगह। ठीक है, ये तो बीजेपी को लेकर हो गई बात है। कांग्रेस को लेकर कुछ कहेंगे? बाकी के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, सेम और लगभग सेम हरकतें। होता क्या है कि सत्ता पक्ष से हम उम्मीदें ज्यादा रखते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए गरिमा, यदि कांग्रेस जिम्मेदार ना होती तो उत्तर ये जो नैनीताल में लफड़ा हुआ है, इसमें कोई कांग्रेस बची भी थोड़ी ना है। कांग्रेस भी तो गुंडों की तरह व्यवहार कर रही थी। और हालात इतने खराब, बताइए, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर थप्पड़बाजी और पुलिस के सामने। विधायक हल्द्वानी जिस तरीके से अपशब्द बोल रहे थे, वो बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तराखंड को बना दिया है। बेताल घाटी बताइए कितना शांत इलाका है, वहां गोली चल जाना, पुलिस के सामने चल और भाजपा के नेताओं पर आरोप लगना। और देखिए रिमा, एक सबसे बड़ी बात, एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मैंने नहीं कहा एआई के जमाने में मेरी आवाज निकाली जा रही। अरे भाई, फोन तुम्हारे पास है, नंबर उसका आ गया, पुलिस पकड़ के लाए, मार के 4 लट बजाए, पूछ ले उससे कि एआई का है या हकीकत है। मगर क्यों? क्योंकि सफा झूठ बोलने की आदत पड़ गई भाजपा को, और चैनल वालों को दिखाने की कि नहीं नहीं दूध के दूल्हे हैं इनके, इसीलिए एआई का बहाना बना के किनारे से बच रहे हैं। वो तो आप जैसे लोग हो जो उत्तराखंड का हकीकत जनता के बीच में लेकर आ रहे हो, इसलिए भाजपा और कांग्रेस के नेता शर्मसार होने की स्थिति में आ रखे हैं। वरना गोली चलना और झूठ बोलना कि एआई के कारण जो है मेरी आवाज को डब करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। वैसे तो पुलिस हर घर में पहुंच जाती है उठाने के लिए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक पुलिस को पता नहीं चला कौन था वो। ये जो झूठ चल रहा है और दिखाया जा रहा है, और सत्ताधारी लोगों को जिस तरह से बचाने का प्रयास कुछ चाटुकार लोग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि लोकतंत्र का ये विविध चेहरा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने शांतवादियों में खराब कर दिया है। ये उसी का परिणाम है कि एक एक वोट पाने के लिए गोलियां चल रही हैं। बताओ, जिला पंचायतों का अपहरण हो रहा है, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, एसएसपी लाचार खड़ा नहीं, और आज भी तो हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि देखिए हमारे पास पहले रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। अभिजय नेगी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत अभिजय जी आपका। क्या कहना चाहिए सर? आरोप एक तरफ पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर लग रहे हैं, और आरोप सिर्फ ऐसे हैं कि सत्ता पक्ष पर ही लग रहे हो, विपक्ष भी उतना ही कटघरे में, अलग अलग सीटों पर अलग अलग हालात हैं, अलग अलग। लेकिन एक और आरोप ये भी लग रहा है कि सब कुछ, सबका फोकस सिर्फ मैनेज करने को लेकर है कि किस तरीके से चुनाव मैनेज किए जाए। हालांकि
तस्वीर साफ होनी थी, लेकिन आज हाईकोर्ट की ओर से जो चीजें सामने आई उसके बाद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। क्या सारा ध्यान सरकार का सिर्फ इन चुनावों को मैनेज करने पर है, या वाकई जो आपदा इतनी बड़ी प्रदेश में आई है, पूरे प्रदेश के लोग, बल्कि जिन लोगों ने उन तस्वीरों को देखा था वो भी परेशान है। रेस्क्यू अभी भी जारी है, लोगों का अब तक कुछ अता पता नहीं है। आधा सैकड़ा से ज्यादा उनका नंबर है, हालांकि ऑफिशियली आधा सैकड़ा बोलना होगा, बाकी तो आप भी जानते हैं कि स्थितियां कैसी थी। उस ओर किसी का ध्यान है भी या नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से ये दोनों मुद्दे गरिमा जी भिन्न हैं, लेकिन दोनों बहुत जरूरी हैं। ये इसीलिए इंटर रिलेट हो रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में आपदा भी हो रही है, चुनाव भी आपदा की तरह ही हो रहे हैं। और नहीं, आज का हमारा टॉपिक ही ये है कि देखिए, आपदा के बीच पंचायत चुनाव हुए हैं, और इन पंचायत चुनावों की बात करें तो शुरुआत से ही पहले ना होने को लेकर चर्चा, फिर गलत समय पर होने को लेकर चर्चा, फिर नतीजों पर, और अब कैंडिडेट्स के खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा, और उसके बाद अब आपदा के बीच पंचायत चुनावों पर चर्चा। देखिए, आपके जब मुझे इस डिबेट के टॉपिक का पता चला तो मुझे मुख्यमंत्री जी की एक बाइट याद आई। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो हम पर आरोप लगता है कि हम चुनाव नहीं करा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब आरोप लग रहा है कि हम बरसातों में चुनाव करा रहे हैं। ये चीजें बहुत आराम से मैच करी जा सकती थी। चुनावों को मानसून में, वो भी एक हिमालयी प्रदेश में, नहीं कराना चाहिए था। आम सहमति बन सकती थी, पहले से ही सब चीजों की व्यवस्था हो सकती थी। जो एक संवैधानिक मैंडेट है कि 5 वर्षों में चुनाव होने चाहिए, वो तो हर सरकार को, हर चुनाव आयोग को पता ही होता है, लेकिन उसको इतना मुश्किल बना दिया गया, इतना विकट बना दिया गया, जैसे कि कोई और उनको समय ही नहीं मिला चुनाव कराने का। और दूसरी ओर देखिए, जहां तक खरीद फरोख्त की बात है, ये खरीद फरोख्त का ही मुद्दा नहीं है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चुनावों से पहले आरक्षण जिस तरीके से लागू किया गया पंचायत चुनावों में, वो पूरी तरह एक अजीब सी व्यवस्था थी। उन्होंने जो ट्रिपल टेस्ट सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने लागू किया है, वो ढंग से नहीं लागू किया। वर्मा कमेटी को कहा गया कि आप रिजर्वेशन की जो ओबीसी के लिए स्टडी करें, उसमें तो उन्होंने 12 डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा दिया उनको, लेकिन जो फॉर्मूला शासनादेश 11 जून 2025 में निर्गत किया गया वो 13 जिलों का था, सभी पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या का था। चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, 11 जून का जो शासनादेश है वो पूरे प्रदेश यानी 1 करोड़ की जनसंख्या की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे कि चुनाव इंसेप्शन से ही इल प्लान्ड था, बैडली मैनेज्ड था। और यही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका एक अंपायर की भूमिका में जिसको आना था, जिसको कोशिश करनी थी कि वो ढंग से फ्री एंड फेयर तरीके से उसकी भूमिका पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि निर्वाचन आयोग को शुरू से कटघरे में देखिए बहुत अपनी सुविधा के अनुसार जवाब दिए गए। सॉरी, आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन शुरुआत से इस चर्चा को हमने फॉलो भी किया है। जब चुनाव नहीं हो रहे थे तब सत्ता पक्ष के लोग ये कहते थे कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो निर्वाचन आयोग का काम है। और अभी क्योंकि तैयारी नहीं हो पाई है, साल दर साल प्रशासकों के हवाले चलता रहा प्रदेश, और उसके बाद फिर ऐसे वक्त पर विपक्ष बराबर ये कहता रहा कि भाई ऐसे वक्त पर कैसे। हालांकि जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, लेकिन क्या वाकई सब चीजों का चुनाव आयोग जिम्मेदार था? और क्या चुनाव आयोग अगर जिम्मेदार था भी तो सही एक्शन उसने लिया अपने संस्थान के इमेज के लिए? बिल्कुल नहीं लिया। देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरह जिम्मेदार था। ये इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, जब चुनावी व्यवस्था लागू हो जाती है, जब आचार संहिता लग जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ही प्रदेश का सर्वे सर्वा हो जाता है, चुनाव आयोग ही शासन चलाता है। सारे जिला अधिकारी भी जिलाधिकारी नहीं रहते, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हो जाते हैं। उनकी भी जवाबदेही जो है चुनाव आयोग को होती है। और जब चुनाव आयोग से एक जिला